हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 300 प्लस अति महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न जो आपके किसी भी पुलिस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इस बुक को पहले भी मैंने डिस्कस किया है, इसका फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर मैंने डिस्कस किया था और इस बुक को मैंने टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दिया है। वहाँ से आप इस बुक को मतलब PDF के फॉर्म में देख सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस थाने पर रख रखाव किए जाने वाली कैश बुक रजिस्टर की प्रतिधारणा की अवधि कितने समय की होती है? तो पुलिस कैश मतलब ये कैश बुक रजिस्टर होता है, इसकी अवधि होती है 15 वर्ष की। इसके बाद इसका कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे पुलिसकर्मी में निम्नलिखित में से किस विशेषता का होना अनिवार्य है? तो ऑफिशियली बात है, राष्ट्र की सेवा होना चाहिए, कानून में विश्वास होना चाहिए, अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, बाल अपराध कैसा व्यवहार है? समाज विरोधी व्यवहार है। निम्नलिखित में से किसी कार्यालय अभिलेख में शामिल नहीं किया जाता? साप्ताहिक गुप्त रिपोर्ट, इसको कार्यालय अभिलेख में नहीं शामिल किया जाता। अब गुप्त रिपोर्ट है तो इसको कार्यालय अभिलेख में शामिल थोड़ी ना किया जाएगा। कार्यालय अभिलेख तो कोई भी देख सकता है वहां पर आके। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय पुलिस के संदर्भ में यह कथन किसका है? पुलिस सही और गलत के चौराहे पर खड़ा ऐसा व्यक्ति है जिसका दायित्व सही की रक्षा करना। ये हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था, जवाहरलाल नेहरू का कथन है। ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा, ये किसने कहा है? पुलिस सही और गलत के चौराहे पर खड़े एक ऐसा व्यक्ति है जिसका दायित्व सही की रक्षा करना और गलत को पकड़ना है। इतना ही आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं और ध्यान में भी रहेगा। तो ये आप ध्यान रखें, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम राष्ट्र प्रधानमंत्री, उनका कथन है। पुलिस डायरी में निम्नलिखित में से किस बात का उल्लेख नहीं किया जाता है? अब अन्वेषण की परिस्थितियों का उल्लेख किया जाएगा, इसमें अपराध की सूचना मिलने का समय उल्लेख किया जाता है, अन्वेषण की दिन प्रतिदिन की कार्रवाई का किया जाता है, लेकिन IPC की धारा का थोड़ी ना किया जाता है। ये तो धारा के अंतर्गत केस चलता है, ये मामला बाद में बनता है, पूरा जांच की जाती है, देखा जाता है कौन सा क्राइम हुआ, किस तिथि को हुआ, आसपास कौन था, उसके बाद ये मामला सेट होता है किस धारा के अंतर्गत मामला आ रहा है। तो ये ध्यान रखना है। पुलिसकर्मी के रूप में कौन से कार्य आपके लिए पसंद हैं? तो आज्ञा का उल्लंघन, ये तो होगा नहीं। कर्तव्य का निर्वाह, ये हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक सांप्रदायिकता क्या होती है? सांप्रदायिकता शब्द ही अपने आप में 2-3 धर्मों के मेल को दर्शाता है, आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है, यह चिरस्थायी राजनीतिक स्वार्थ परायणता की उपज है, गलत। इसकी विकसित और सुरक्षित किया गया है, गलत। ऑप्शन सी तो गलती हो जाएगा, फिर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई नहीं। सांप्रदायिकता सद्भावना इसमें जुड़ जाता है, या सांप्रदायिकता वैमनस्यता जुड़ जाता, द्वेष भावना जुड़ जाता, तो फिर ये मामला बनता है ए वाला। लेकिन यहाँ पर केवल सांप्रदायिकता शब्द पूछा गया है, तो सांप्रदायिकता तो बस इतना अर्थ निकलता है 2-3 धर्म के लोग एक जगह पर इसी एक समुदाय में रहते हैं, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9 है, पुलिस को सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के लिए किन प्रथाओं को सम्मान देना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सांप्रदायिक सद्भाव शब्द जुड़ गया, यानी कि 2-3 वर्गों के धर्मों के लोग आपस में प्रेम पूर्वक किस तरीके से रहते हैं। तो इसमें पुलिस को जो काम करना चाहिए, तर्क संगत प्रथाओं को इसमें बढ़ावा देना चाहिए। वैधानिक प्रथा नहीं, निरंतरता वाली प्रथाएं नहीं, सभी प्रथाओं को नहीं, तर्क संगत जितनी बात होगी उतनी ही लोग मान लेंगे। 2 धर्मों के लोग होंगे, तर्क संगतता की बात होगी तो वो स्वीकार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, पुलिसकर्मी की रुचि, थकान, विश्राम एवं ध्यान की एकाग्रता का ध्यान रखा जाता है? कार्य वितरण में ये रखा जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कोई बहुत ज्यादा थका हुआ है पुलिसकर्मी, अब उसको कार्य दे दिया जाए किसी चोर को पकड़ने का, तो फिर वो फेल ही हो जाएगा। इसलिए कार्य वितरण में इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है, रुचि, ध्यान, थकान, इन सब चीजों का। क्वेश्चन नंबर 11 है, संगीन अपराध से अभिप्राय किस अपराध से है? तो ये तो हमने डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर में, ऐसे अपराध जिनमें बिना किसी वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? पहले ऑप्शन में दिया गया है, जिसमें पुलिस अधिकारी अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अर्थात वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो नहीं शब्द आ गया, गलत। इसमें कर सकता है, तो जिसमें पुलिस अधिकारी अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अर्थात वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, जब अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तब उसके शरीर की तलाशी ली जाती है। इसे पुलिस की भाषा में क्या कहते हैं? मतलब किसी को भी गिरफ्तार करती है पुलिस तो उसकी शरीर की तलाशी लेती है, तो इसको जामा तलाशी कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सामान्य नागरिकों के तौर पर भी सबको ये पता होने चाहिए, मुझे लगता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि किसी मामले में अन्वेषण एक निश्चित समयावधि में पूरा नहीं होता है तो फिर अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने का अधिकार मिल जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है।
सेवानिवृत्ति पुलिसकर्मियों की मृत्यु की दशा में जहां पर उनके परिवार की दशा अत्यंत दयनीय हो तो अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक सहायता किस निधि से दी जाती है? तो ऐसे में कल्याण निधि होती है पुलिस विभाग में, उसके द्वारा ये दी जाती है। पुलिस द्वारा बल प्रयोग कब किया जाता है? तो आदेश की अवज्ञा पर और अत्यावश्यक होने पर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुलिस को आवश्यकता के प्रत्येक मौके पर जनता से सहयोग लेना चाहिए। इस तकनीकों को क्या नाम दिया जाता है? तो इस तकनीक को पब्लिक पॉलिशिंग नाम दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पुलिस को आवश्यकता के प्रत्येक मौके पर जनता से सहयोग लिया जाता है, इस तकनीक को पब्लिक पॉलिशिंग कहते हैं। भारतीय संविधान में विधि के शासन का क्या अर्थ है? विधि के शासन को सुरक्षित करना है, विधि के सक्षम समझ समानता, विधि का शासन स्थापित करना है। बिल्कुल सही है, तीनों ही ऑप्शन उपयुक्त सभी इसका सही हो जाएगा। विधि का शासन बताता है कि हमारे देश में किसी प्रकार का राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। इसमें सभी नागरिक बराबर हैं, सबको अपने अपने अधिकार का संरक्षण प्राप्त है। बाल अपराध को बढ़ाने में कौन सा कारक जिम्मेदार है? ग्लोबलाइजेशन, नॉट ग्लोबलाइजेशन है ये कह रहे हैं। जीवन पद्धति, पश्चिमी, गरीबी, गरीबी तो डेफिनेटली है। पश्चिमी सभ्यता भी बता रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता मतलब बढ़ाती है वाला अपराध को। पश्चिमी जीवन पद्धति बढ़ाती है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ाता है। तो ये कह रहे हैं ऑप्शन डी इसका सही है। वैसे गरीबी तो है इसमें, आप देख सकते हैं बिल्कुल ही सही है ऑप्शन सी। चलिए डी सही आंसर बताया गया है इसमें। विधि के समझ समानता को डायसी ने विधि के शासन के लिए आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार किया। इसका अर्थ क्या है? सभी व्यक्ति देश की सामान्य विधि के अधीन होंगे, इसका अर्थ ये है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन हमारा। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 का क्या उद्देश्य है? इसमें किस प्रकार के अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है? तो 377 आपको ध्यान होना चाहिए, एलजीबीटी समुदाय से विशेष तौर पर रिलेट करती ये धारा है। और इसमें जो है ऑप्शन ए बताया गया है, ऑप्शन बी बताया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ए और बी दोनों। अब 377 वर्ष 2018 में चर्चा में थी। इसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मतलब कुछ रियायत बरती गई थी, कुछ इसमें ढील दी गई थी। 377 पूर्ण रूप से समाप्त नहीं है। अब उसमें जैसे एलजीबीटी समुदाय जो होता है उसमें सहमति से अगर वो करते हैं आपस में जो भी फिजिकल रिलेशन, तो उसमें किसी प्रकार का अपराध नहीं है। लेकिन अगर वो असहमति से किसी भी प्रकार का असंवैधानिक रूप से किसी प्रकार के रिलेशन स्थापित करते हैं तो उसमें सजा का प्रावधान है। पहले अगर वो सहमति से भी करते थे एलजीबीटी समुदाय के लोग तो भी उनको सजा दी जाती थी। वर्ष 2018 में इस पर निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट का। उस टाइम काफ़ी चर्चा में था, मुझे ध्यान है। बॉलीवुड के एक हैं कॉफ़ी विद करण आता है उनका शो, उन्होंने भी ट्वीट करके काफ़ी इस पर खुशी व्यक्त की थी। ये मामला था उस टाइम, मुझे पता है। धारा 377 एलजीबीटी समुदाय से रिलेटेड है, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश पुलिस जीवन रक्षक निधि की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने एवं धन की निरंतरता बनाए रखने हेतु पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किस दिनांक को किया गया था? तो यहाँ पर बात हो रही है उत्तर प्रदेश पुलिस जीवन रक्षक निधि की। इसकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए, धन की निरंतरता बनाए रखने के लिए पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में यह समिति गठित की गई थी 28 अप्रैल 2004 को। ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मचारी को धन की प्राप्ति से संस्तुति के लिए निम्नलिखित में से किस अधिकारी की जरूरत पड़ती है? तो पुलिस उप निरीक्षक, उप महानिरीक्षक की भी, पुलिस महानिदेशक की भी, अपर पुलिस महानिदेशक की भी, इन तीनों की ही जरूरत पड़ती है। उत्तर प्रदेश पुलिस का कोई भी कर्मचारी है, धन की प्राप्ति चाहता है तो उसके लिए इन सब की परमिशन चाहिए उसको। पुलिस कर्मचारी को ऋण ब्याज रहित दिया जाएगा, किंतु कितने महीने के बाद यदि प्रतिपूर्ति नहीं होती है तो संपूर्ण वेतन योग का अधिकतम 20% की दर से ऋण लिया जाएगा, उससे मतलब वसूला जाएगा, उससे उसको देना होगा। तो यहाँ पर बात होती है 12 महीनों की, यहाँ पर 12 मंथ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि पुलिस कर्मचारी द्वारा निर्धारित अवधि में प्रतिपूर्ति नहीं होती है तो कटौती आरंभ कर दी जाएगी और उनसे सामान्य भविष्य निधि की ब्याज दर में एवं कितने प्रतिशत का ब्याज लिया जाएगा? तो यहाँ पर 1% का ब्याज उनसे लिया जाता है। पुलिस महानिदेशक की जनधारणा की भाषा में क्या कहते हैं? डीजीपी कहते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। फर्स्ट नंबर का पोस्ट होता है। अभी नए डीजीपी बने उत्तर प्रदेश के, आप सभी को पता होगा, प्रशांत कुमार जी, उनके बारे में ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक राज्य विशेष के रूप में पुलिस का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अमेरिका ही नियम, अमेरिका ही क्यों बनाएगा, गलत, ये तो यहीं पे। इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य सरकार ही नियम और कानून निर्माण करती है, जो प्रत्येक पुलिस बल पर शासन भी करती है।
नहीं है, शब्द गलत हो गया ये। इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार ही नियम और कानून निर्माण करती है जो प्रत्येक पुलिस पर भी शासन करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इसका दिया गया है। राज्य में पुलिस बल की अध्यक्षता कौन करता है? तो महानिदेशक पुलिस या इंस्पेक्टर जनरल पुलिस करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुलिस की बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, निम्नलिखित में से सही को चुनिए। तो सांप्रदायिक संघर्ष का भी सामना करना पड़ता है, राजनीतिक आंदोलन एवं प्रदर्शनों का भी सामना करना पड़ता है, राजनीतिक नेताओं के दौरे के समय भीड़ को नियंत्रित करना ये भी सामना करना पड़ता है। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये दिया है गलत है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा कलेक्टर का अधिकार कम कर दिया गया है? तो ये 73वें संविधान संशोधन जो आए थे, आप सभी को पता होगा 1992 में ये आए थे और 93 में ये लागू हुए थे। विशेष तौर पर ये ग्राम पंचायत और शहरी निकायों से संबंधित थे 73 और 74 में, तो वो उसी से संबंधित है, वहां पर ही कम कर दिया गया था। त्रिस्तरीय प्रणाली भी लागू हुई थी यहाँ पर, ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर और जिला वाली। निम्नलिखित में से सही क्रम पहचाने। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। राष्ट्रीय हित सही है, सर्वोपरि रहेगा राष्ट्रीय हित, और फिर सार्वजनिक हित से पहले कॉर्पोरेट आता है। कॉर्पोरेट पे पूरे देश की जीडीपी टिकी होती है, तो यहाँ पर कॉर्पोरेट हित पहले आता है। व्यक्तिगत हित बिल्कुल बाद में आता है, तो लेकिन ये क्वेश्चन गलत हो गया क्योंकि कॉर्पोरेट हित बाद में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी है, राष्ट्रीय हित फिर कॉर्पोरेट हित, बिल्कुल सही, फिर सार्वजनिक हित, फिर निजी हित, फिर व्यक्तिगत हित। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले राष्ट्रीय हित आएगा, कॉमन सी बात है। अपना हित, निजी हित या व्यक्तिगत हित सबसे बाद में ही रखना है। कॉर्पोरेट हित राष्ट्रीय हित के बाद रखना है, यहाँ पर इतना ही ध्यान रखना है। कॉर्पोरेट हित सबसे पहले राष्ट्रीय हित आएगा, फिर निजी या व्यक्तिगत हित सबसे अंत में आएगा, और कॉर्पोरेट हित के बाद सार्वजनिक हित आएगा, ये ध्यान रखिएगा। सार्वजनिक हित और मानवाधिकार के बीच क्या संबंध है? तो यह बहस का मुद्दा है कि सार्वजनिक हित मानव अधिकारों की आवश्यकता मानता है या उनको नष्ट कर देना चाहता है। ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है, गलत। ये जीवन विज्ञान में तर्क है, गलत। यह राजनीतिक दर्शन में एक तर्क है, गलत। ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। कानून और व्यवस्था, और यहाँ पर डैश दिया गया है, के बीच एक निकट संबंध है। कानून और व्यवस्था के बीच अखबार और पत्रिकाओं से क्या मतलब है, डाटाबेस और कंप्यूटर से क्या मतलब है? यहाँ पर ऑप्शन क्या दिए गए हैं, आगे देखते हैं। पुलिस और भारत में न्यायपालिका, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पक्षी और पशु से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, कॉमन सा क्वेश्चन है, आप 4 ऑप्शन देख के ही कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन था? कानून और व्यवस्था और पुलिस और न्यायपालिका के बीच सीधा संबंध बनता है। आजादी के पहले जिला कलेक्टर का क्या कार्य था? तो इसका कार्य था न्यायिक मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। कंधों पर 3 सितारे और राष्ट्रीय चिन्ह वाला अधिकारी होता है, सर्वोच्च अधिकारी होता है पुलिस का, डीआईजी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, आईपीएस में प्रवेश करने के लिए निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। तो सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है बहुविकल्पी, फिर मुख्य परीक्षा होती है लिखित, फिर साक्षात्कार होता है। कौन सा क्वेश्चन है? काडरों या संवर्ग का क्या मतलब है? प्रत्येक राज्य में स्थापित हैं, बिल्कुल सही है। काडर आप देखते होंगे, कई भी इंटरव्यू देखते होंगे तो इंटरव्यूअर पूछता है कौन सा काडर आप पसंद करेंगे, बिहार काडर, उत्तर प्रदेश काडर, तो ये प्रत्येक राज्य में स्थापित है। उम्मीदवार को मौजूदा राज्य में से अपनी पसंद के अनुसार आवंटित कर रहे हैं। हाँ, उसकी अपनी चॉइस फिलिंग करवाई जाती है, फिर उसमें से अगर उससे ऊपर के नंबर हैं किसी को, तो पहले अगर उसने उसकी चॉइस फिलिंग ले ली तो फिर उसकी बची हुई दूसरी चॉइस फिलिंग दी जाएंगी, लेकिन उसको दिया जाता है अपनी मनपसंद अनुसार ले ले वो। लेकिन अगर उससे ज़्यादा नंबर वाले हो गए वरीयता क्रम में, तो फिर मामला उसको सेकंड चॉइस लेनी पड़ती है, इस तरीके के बनता है। पुलिस को अपने पुराने एवं परंपरागत तानाशाही रवैये को छोड़कर नए सिरे से अपने दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, बिल्कुल सही है। नए सिरे से दृष्टिकोण को लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप ढाल लेना चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनहित की परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है जो अधिकारों, स्वास्थ्य या जनता के धन को बड़े स्तर पर प्रभावित करता है? तो ये जनहित की परिभाषा है। पहला ही चैप्टर हमने जनहित से रिलेटेड लिया था, फर्स्ट पॉइंट ही था उसमें। क्वेश्चन नंबर 39 है, पुलिस कर्मचारियों की असामयिक मृत्यु हो जाने पर अनुकंपा कोष से आर्थिक सहायता के लिए यह शर्त है कि मृतक द्वारा 1 वर्ष का सेवा पूर्ण होनी चाहिए। 1 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं है तो फिर उसको जो भी आर्थिक सहायता मिलती है वो नहीं मिलेगी। पुलिस विभाग में आप लेते हैं एंट्री, तो 1 वर्ष बाद आपको ये सेवा मिलेगी। विश्लेषणात्मक विचारधारा के प्रारंभकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑस्टिन महाशय को जाना जाता है। विधियों, वास्तविक या उचितता उस रूप में ऐसी कही जाने वाली समादेश हैं, यह कथन किसका है? यह किसके द्वारा? यह भी ऑस्टिन महाशय के द्वारा कहा गया है।
धारा 377 जिसका भी उल्लेख किया था हमने, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध करने पर कितने वर्ष का दंड का प्रावधान है? तो इसमें आजीवन कारावास भी है और 10 वर्ष तक की सजा भी है, और मतलब इस तरीके से कुछ सजा और जुर्माना, ये दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। पुलिस कर्मचारियों को विकट स्थिति में क्या करना चाहिए? अपना खुद का निर्णय मानना चाहिए, संबंध वरिष्ठ अधिकारी से सुझाव आदेश प्राप्त करने चाहिए, बिल्कुल ये सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जनता की राय लेने का क्या मतलब है? मंत्रालयों को सूचित नहीं, असंबद्ध वरिष्ठ अधिकारी को तुरंत सूचित करना है, उसके आदेश प्राप्त करने हैं। पुलिस के प्रति लोगों के विश्वास में कमी होने का क्या कारण है? अपराधों को रोकने में अक्षमता, बिल्कुल सही है। पुलिस की जवाबदेही का न होना जनता के प्रति, सही है। पुलिस में बढ़ता भ्रष्टाचार, सही है। उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सांप्रदायिकता के बीज किस काल में बोई गई थी? तो 20वीं शताब्दी के प्रथम 25 वर्ष में ये सांप्रदायिकता के बीज बोए गए थे, बताया जाता है, आप सभी ने पढ़ा हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, अपराध के प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो ऐसे कार्य द्वारा किसी दूसरे मानव या संपूर्ण समाज के प्रति क्षति, ये अपराध के प्रमुख तत्व माने जाते हैं। आज बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है, इसके लिए सरकार की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहिए, जनहित का ध्यान रखना चाहिए, विश्व परिप्रेक्ष्य में नीति बनाने का क्या मतलब है? तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में विशेष तौर पर ये देखने को मिलती है समस्या बेरोजगारी की, यहाँ पर अविच्छिन्न रूप से बेरोजगारी फैली हुई है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वैसे तो जनता का ध्यान भी रखना सही है, लेकिन अब ये विश्व परिप्रेक्ष्य वाला गलत हो जाता है, तो इसमें दोनों में ऑप्शन सी ज़्यादा सुइटेबल है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 48 है, पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों को कतिपय गंभीर बीमारियों तथा दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल होने की अवस्था में उच्च स्तरीय उपचार हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश जीवन रक्षक निधि की स्थापना की गई, जिसको अब किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जीवन रक्षक निधि ऋण योजना कर दिया गया है, आप सभी को पता हो, तो इसमें ऑप्शन डी है, उत्तर प्रदेश पुलिस जीवन रक्षक निधि ऋण योजना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मचारियों द्वारा अग्रिम मांगने के आवेदन पत्र पर उपचार की अवधि के बारे में आवश्यक सूचना दी जाए, जिसके लिए निर्धारित प्रारूप में कौन सा कॉलम जोड़ा गया? कॉलम नंबर 16 जोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा निधि में जिले इकाई में नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों से स्वेच्छा से अंशदान कितने रुपए प्रति कर्मी प्रति माह जुलाई 1997 से स्थापित कर लिया गया है? तो ये 10 रुपए कर लिया गया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। पुलिस कर्मचारियों को सक्रिय सेवा करते समय मृत्यु तथा कर्तव्य पालन के दौरान घायल होने की स्थिति में अनुग्रह राशि को कितने श्रेणियों में विभक्त किया गया? तो इसे 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया। 51 क्वेश्चन हो गए। तो आज की वीडियो में यही क्वेश्चन रखते हैं। बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे लगे। क्वेश्चन तो ऐसे हैं, सबको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और पुलिस के एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं, सभी में। यूपी पुलिस कांस्टेबल होगा, इसमें भी एसआई होगा, उसमें भी। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।